ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं और ध्यान दीजिएगा। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 का जो सेक्शन है 15 से लेकर के 25 तक सीपीसी की आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। आवाज़ आ रही है सभी को? थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज़। यस सर। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बात करने का स्थान क्या होगा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सूट जो केस हैं वो कहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो इसके जो प्रोविजंस दिए गए हैं, देखिए ये जो पार्ट फर्स्ट है इसके प्रोविजंस तो 9 से लेकर के, जैसे आप यहाँ 35B तक देख रहे थे, ये पूरा यहाँ तक दिया हुआ है। लेकिन इसमें हम लोग एक एक टॉपिक वाइज बात करते हैं कि जिस टॉपिक में अगर क्वेश्चन आता है कि केस कहाँ रजिस्टर्ड किया जाए, इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सर्च करना है सेक्शन 15 से लेकर के और सेक्शन 25 तक। ठीक है, और इसमें सबसे पहली चीज़ आपको देखिए क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे 15 से 25 तक के जो सेक्शन है इसमें आपको कवर करना है। और जो इसके साथ ऑर्डर हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7 एंड 8। इसमें केवल आप 1 से लेकर के 8 तक की काउंटिंग आप कर सकते हैं, केवल इसमें 5 को छोड़ करके। तो ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर फर्स्ट से लेकर के 8 तक की आपको स्टडी करना है। इसमें बताया गया कि बात करने का स्थान क्या है, केस कहाँ रजिस्टर्ड होगा। तो सेक्शन 5 में सेक्शन 15 पर एक नज़र डालते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए। तो सबसे पहले केस कहाँ रजिस्टर्ड किया जाए इसके बारे में ये प्रोविजंस करता है सेक्शन 15 में। यहाँ पर बात की गई है कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। सेक्शन 16 पर एक नज़र डालिए। वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है, उस जगह पे जहाँ पर जो विषय वस्तु है जिसके बारे में केस रजिस्टर्ड किया जा रहा है उससे संबंधित वो स्थान पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है जहाँ पर वो स्थित है। एंड सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट्स मैटर इंस्टीट्यूटेड। सेक्शन 17 पर एक नज़र डालिए। न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए बात, जहाँ पर अलग अलग ज्यूरिडिक्शन हो किसी कोर्ट की, वहाँ पर केस कैसे रजिस्टर्ड किए जाएंगे इसके प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 17 में। अभी हम इसका डिस्क्रिप्शन में भी बात करेंगे आपके साथ, एक एक सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विदिन ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अगर ज्यूरिडिक्शन डिफरेंट कोर्ट की है तो उनमें से किसी भी एक में क्या केस रजिस्टर्ड करके कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए सेक्शन 18 पर एक नज़र डालते हैं। जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभी अनिश्चित हैं, वहां बाद के संसद किए जाने का स्थान, जहां पर ज्यूरिडिक्शन ही फिक्स ना हो तो वहां पर कैसे केस रजिस्टर्ड किया जाएगा इसके संबंध में बात की गई। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स वेयर लोकल लिमिट्स और ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। जब अनसर्टेन ज्यूरिडिक्शन हो तो कहाँ पर केस लगाया जाए। सेक्शन 19 पर एक नज़र डालिए। सेक्शन 19 बोला कि शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए बाद, जो प्रतिकर है उसके लिए बाद कहाँ लगाया जाएगा। तो बात की गई सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मोविल्स। ये सेक्शन 19 में प्रोविजंस किए गए हैं। सेक्शन 20 पर एक नज़र डालते हैं। अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है।
तो कहाँ पर हो सकते हैं कि कोई भी अन्य केस हैं वो कहाँ संस्थित किए जा सकते हैं, जहाँ पर प्रतिवादी निवास करते हैं या बाद हेतु उत्पन्न हुआ है। दोनों पॉइंट्सों को देखेंगे, एक तो ये और एक ये, इस पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइज, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो या फिर डिफेंडेंट्स रेजिडेंस हो जहाँ पर वो रह रहे हों, या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट भी होगा तो इस पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 21 पर एक नज़र डालते हैं। अधिकारता के बारे में आक्षेप, ऑब्जेक्शन अबाउट टू ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाएगा, कहीं पर जब केस जिसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है वहाँ सुनवाई हो रही है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं। ये सेक्शन 21 में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 21A पर जरा एक नज़र डालिएगा, बाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए बाद का वर्जन। तो यहाँ पर एक नज़र डालते हैं, Bar on suits to set aside decree on objection as to place of suing. नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 22 पर, जो बात एक से अधिक न्यायालयों में संस्कृत किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति। एक से अधिक न्यायालयों में अगर उन्हें रजिस्टर्ड किया जा सकता है तो उनको ट्रांसफ़र करने की जो पावर्स होती है वो किसके पास होगी, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। सेक्शन 23 पर एक नज़र डालिए, किस न्यायालय में आवेदन किया जाए, ऐसा कौन सा कोर्ट है जहाँ पर आवेदन किया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। सेक्शन 24 पर एक नज़र डालिए, अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति, यानी केस को जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर उसे विड्रॉ किया जा सकता है सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 25 पर एक नज़र डालते हैं, वादों के अंतरण की करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, जो केस हैं उनको ट्रांसफ़र करने की पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट ETC। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कौन से केस होंगे जिनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके बारे में सेक्शन 25 प्रोविजंस करता है। तो चलिए पहले हम इनके सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको भी इनके साथ रिलेट करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए ज़रा सीधे मैं आपको डायरेक्ट पर लेके चल रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 25 तक पढ़ना है, एक सेकंड ज़रा ध्यान दीजिएगा। 15, देखिए ये मैंने सेक्शन 15 लगा लिया यहाँ पर, और 15 से हम लोग 25 तक की स्टडी करेंगे। तो चलिए वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 15 की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन 15 में दिया गया बाद करने का स्थान क्या होगा, केस रजिस्टर करने के लिए कहाँ पर किया जा सकता है, कौन से स्थान पर लगाया जा सकता है। सेक्शन 15 पर नज़र डालते हैं, वह न्यायालय जिसमें बाद संस्थित किया जाए, हर बाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका उपचारण करने के लिए सक्षम है। तो निम्नतम श्रेणी क्या होती है, देखिए सिविल कोर्ट्स में अगर हम यहाँ देखें तो सबसे निम्नतम कोर्ट हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मान लेते हैं, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ADJ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जगह यहाँ होंगे CJ फर्स्ट
और यहाँ पर सीजे सेकेंड। तो सबसे छोटा जो कोर्ट है वो कौन सा होगा निम्नतम श्रेणी का, जो सीजे सेकेंड है। इनको ज्यूरिडिक्शन यहाँ पर मिलेगी। या फिर पार्लियामेंट कोई भी रूल्स बना करके ऐसा कर सकते हैं, या हाई कोर्ट कोई भी अपना जो स्टेट के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी रूल्स बना करके जिनको पावर्स ट्रांसफ़र कर दें जो निम्नतम श्रेणी के कोर्ट की, यानी कि निम्नतम श्रेणी का मतलब हो गया कि सबसे निचली अदालत जो है जहाँ से शुरुआत होती है केस की, वहाँ से लेकर के स्टेप बाय स्टेप केस चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर केस रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर सीजे सेकेंड पर रजिस्टर्ड हो सकता है, फिर सीजे फर्स्ट पर भी हो सकता है, डायरेक्ट डीजे एडीजे पर भी जा सकता है। ये इनकी ज्यूरिडिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ज्यूरिडिक्शन क्या है, इसका सवाल आता है कि ज्यूरिडिक्शन क्या है। तो ज्यूरिडिक्शन के लिए मैंने आपको इसमें बताया हुआ था पहले भी। अगर सीपीसी के सेक्शन 6 की अगर हम बात करें तो 25,000 सीजे फर्स्ट के लिए, सॉरी सेकंड के लिए, और सीजे फर्स्ट के लिए 50,000 का। अब यहाँ पर हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया था 10 करोड़ तक की ज्यूरिडिक्शन ये सिविल जज फर्स्ट क्लास को हो गई है, और जो सीजे सेकंड थे उनको कितनी हो गई थी 2.5 तक के, जो लास्ट में हमने आपको बताया हुआ था वहाँ तक। तो इतनी ज्यूरिडिक्शन के आधार पर ये केस रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। और इसके लिए अगर आप ज्यूरिडिक्शन देखना चाहें तो ज्यूरिडिक्शन के लिए यहाँ पर एक सेकंड लाइन पर रहिएगा प्लीज़। सिविल कोर्ट अमेंडमेंट जो किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 6 है उसमें इसकी ज्यूरिडिक्शन की बात की गई है। जैसे कि ये देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए, कुछ दिन में मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था, एक बार और देख लीजिए प्लीज़। ये रहा, ये केवल मध्य प्रदेश के लिए है। एमपी की ज्यूरिडिक्शन हर स्टेट की अपनी अलग अलग है। तो यहाँ पर एक करोड़ रुपए तक की, ये सॉरी 10 करोड़ रुपए तक की ज्यूरिडिक्शन सिविल जज फर्स्ट की हो गई। दिखा ना, द कोर्ट ऑफ सिविल जज फर्स्ट क्लास, और सेकंड क्लास की द कोर्ट ऑफ सिविल जज सेकंड क्लास। तो इनकी ज्यूरिडिक्शन इतनी हो गई अमेंडमेंट के बाद में। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए अब। तो निचली अदालत में सबसे पहले केस रजिस्टर्ड कहाँ होगा, जो इनकी निम्नतम श्रेणी की जो अदालत होगी वहाँ पर ये केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। जो इंग्लिश में है वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। अब लोएस्ट का यहाँ पे मतलब है कि अगर कोई केस 10 लाख रुपए का आ जाए तो कहाँ रजिस्टर्ड होगा, इसके लिए लोएस्ट कोर्ट कौन सा होगा। लोएस्ट कोर्ट के लिए मतलब होगा यहाँ पर सीजे फर्स्ट का कोर्ट, ठीक, इस अमाउंट के अनुसार। तो जिसकी जितनी ज्यूरिडिक्शन है उसके अनुसार ये डिसाइड होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को। सेक्शन 16 पर एक नज़र डालिए। ओके, सेक्शन 16 पर एक नज़र डालिए। वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि जहाँ पर किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बेबाद जो, एक तो धन संबंधी हो गई और अन्य परिसीमाओं की यानी कि लिमिटेशन इसके साथ ऐड हो जाएगा कि कहाँ पर केस रजिस्टर्ड होगा और कैसे होगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। काम है भाटक या लाभों के सहित या रहित स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए, खा स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए। भाटक मतलब किराया, लाभ आप समझते हैं, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। कि सहित या रहित स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण का मतलब होता है रिवोकेशन। और यहाँ पर स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जो डिवाइडेशन करना है उसके लिए। और नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिएगा।
स्थावर संपत्ति के बंधक की या उस पर के भार की दशा में प्रोबंध, विक्रय या मूचन के लिए। घ में जरा ध्यान दीजिएगा, स्थावर संपत्ति में के किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए। इगा में जरा ध्यान दीजिए, स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए, प्रतिकर के लिए, या फिर करस्तम या कुर्की के वस्तुता अधीन संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए। इतने चीज़ों के लिए केस कहाँ स्थित की जा सकती हैं, जहाँ पर देखिए उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। तो इस लाइन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कहाँ से कहाँ तक दिए गए, का से लेकर के जो चा तक के जो मैटर्स दिए गए हैं, इन सबसे रिलेटेड अगर कोई भी केस होता है तो कहाँ रजिस्टर्ड होगा, ये उस स्थान पर जहाँ पर जिस स्थानीय सीमाओं में संपत्ति स्थित है। पर आपने इसमें एक चीज़ देखी है, कहीं पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी की, एक सेकंड गाइस, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको कम देखने के लिए मिल रही है। केवल यहाँ पर देखेंगे तो स्थावर संपत्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कुर्की का मैटर आए तो यहाँ जंगम संपत्ति के लिए भी बात की गई है। बाकी सब जगह कितने कौन से मैटर हैं, सब स्थावर संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, रेंट की, प्रॉफिट्स की, और यहाँ पर भी देखिए सहत या रहित स्थावर संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रत्युद्धरण के लिए बात की गई। खा में स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए बात की गई है। गा में यहाँ पर स्थावर संपत्ति के बंधक की या उस पर के भार की दशा में प्रोबंध, विक्रय या मोचन के लिए भी। फिर स्थावर संपत्ति में के किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए भी। और यहाँ पर देखेंगे स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए, प्रतिकर के लिए भी। चा में देखेंगे करस्तम या कुर्की के वस्तुता अधीन संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के अंदर संपत्ति स्थित है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 16 CPC। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर चलो, बाकी परंतु भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परंतु प्रतिवादी के द्वारा या निम्नित धारित स्थावर संपत्ति के संबंध में, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परंतु प्रतिवादी के द्वारा या निम्नित धारित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए, प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए बाद जहाँ चाहा गया अनुतोष उसके सुबी आज्ञानुवर्तन के द्वारा पूर्व रूप से अभिप्राप्त किया जा सकता है, उस न्यायालय में जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति स्थित है। यहाँ पर उस न्यायालय में जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति स्थित है, या उस न्यायालय में जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, वास्तव में करता हो और स्वेच्छा से, या फिर कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, संस्थित किया जा सकेगा। तो यहाँ पर भी केस रजिस्टर्ड किया जा सकेगा इतनी सिचुएशंस में। कहाँ पर अब देखिए, ध्यान दीजिए, का अगर इन ऊपर जो मैटर्स थे जो का से लेकर के चा तक डिफाइन किए गए हैं, इनमें से अगर कोई भी मैटर आता है तो ये वहाँ पर किए जाएंगे जहाँ पर संपत्ति स्थित है, वहाँ पर केस रजिस्टर्ड किए जाएंगे। लेकिन क्या कहा गया, परंतु प्रतिवादी के द्वारा या इस निम्नित धारित स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए बाद, ऐसे कोई भी प्रतिकर की प्राप्ति के लिए कोई भी बाद जहाँ चाहा गया है अनुतोष उसके सुबी या ज्ञानुवर्तन के द्वारा पूर्व में अभिप्राप्त किया जा सकता है। कहाँ पर किया जा सकता है, उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारताओं के सीमाओं के भीतर संपत्ति स्थित है। कहाँ पर, जहाँ पर वो व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता हो, कारोबार करता हो, या कोई अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता हो, वहाँ पर ये संस्थित किए जा सकेंगे। मतलब ये तो है ही, और इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति
अगर किसी प्रतिकर से रिलेटेड कोई भी केस रजिस्टर्ड करता है और किससे, जो संपत्ति धारित की गई स्थावर संपत्ति से रिलेटेड है और उससे संबंधित कोई अनुतोष की बात करे या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए किसी दोष के लिए प्रतिकर की बात करे, तो कुल मिलाकर के यह है कि कोई भी अगर जो स्थावर संपत्ति है, ध्यान दीजिए, कोई अगर स्थावर संपत्ति है उसके प्रति कोई भी ऐसा अपराध किया गया है जहां पर, तो फिर इस सिचुएशन के लिए वो व्यक्ति वहां पर केस रजिस्टर्ड कर सकता है जहां पर वो व्यक्ति निवास करता हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए ऐसा किया जा सकता है। आदित्य एक सेकंड के लिए ना मैं रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बात करें स्पष्टीकरण को हम लोग देख रहे हैं, तो स्पष्टीकरण में बात की गई इस धारा में संपत्ति से भारत में स्थित संपत्ति अभिप्रेत है। तो जो यहाँ सीपीसी के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो केवल जो उसी संपत्ति के लिए जाएंगे जो भारत में स्थित है। इंग्लिश में थोड़ा सा देख लीजिए इसको, सेक्शन 16 को। Courts to be instituted where subject matter situated subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law suits। जो जुरिडिक्शन दी गई है, प्रारंभिक जो अधिकारता दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो लिमिट्स दिए गए हैं, यानी कि लिमिटेशंस जो दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग केस कहाँ पर रजिस्टर्ड होंगी। तो एक तो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन हो गई और दूसरे लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए ए नंबर में ज़रा ध्यान दीजिए, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट ऑफ और प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर देखिए रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है जिसमें इंक्लूड किया गया विद और विदाउट क्या क्या, रेंट और प्रॉफिट, या तो रेंट के साथ या बिना रेंट के भी ऐसा भी किया जा सकता है, प्रॉफिट्स के साथ में। बी नंबर पर ध्यान देंगे, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए किया गया है केस तो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा। कहाँ पर, ये जो आखिरी लाइन देख रहे हैं एक बार देखिएगा, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ वोज जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट। जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट है वहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो आप इसको समझने के लिए जैसे ए नंबर का पॉइंट है, इसके आगे इस लाइन को, आखिरी वाली लाइन को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर कोर्ट प्रॉपर्टी जहाँ पर सिचुएटेड है उसी जगह की कोर्ट में आप केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो हर पॉइंट के आगे आप ऐसे ऐड करके इसको पढ़ेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। सी नंबर पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, फोर क्लोजर सेल और रिडेम्पशंस इन केस ऑफ a mortgage of or charge upon immovable property। देखिए यदि फोर क्लोजर से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, फोर क्लोजर समझते हैं किसी भी संपत्ति वगैरह को अगर कोई लोन वगैरह या कुछ भी ऐसा चलता है तो उसको क्लोज करते हैं तो एकदम कंप्लीट ख़त्म कर देते हैं कि आज से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन किया जाता है तो फोर क्लोजर सेल और रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज। जहाँ पर प्रॉपर्टी कोई भी मॉर्गेज की गई है और उसका फोरक्लोजर किया गया है। मॉर्गेज का मतलब संपत्ति को बंधक रख के अगर धन दिया गया तो धन को एकदम से चुका देने पर संपत्ति क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यदि यह तो मॉर्गेज का है और कोई भी ऐसे चार्ज लगाए गए हैं किस पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, तो इससे संबंधित केस कहाँ रजिस्टर्ड होगा। ये देखिए, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स विद जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा डी नंबर पर, और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहाँ पर किसी राइट्स के निर्धारण की बात हो और कैसे उसके इंटरेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और वो कौन से इंटरेस्ट की, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लगाया गया, इससे रिलेटेड कोई भी केस होता है तो कहाँ रजिस्टर्ड होगा, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। नंबर पर देखिए, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कंपनसेशन के लिए है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई भी
गलत तरीके से कोई भी कंपनसेशन के लिए लगाया गया तो इससे रिलेटेड कुछ भी है तो ध्यान दीजिएगा कहाँ का केस रजिस्टर्ड होगा, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। एफ नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिए। फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, जहाँ पर प्रॉपर्टी को एक्चुअली डिस्ट्रेंट किया गया है या अटैच किया गया है तो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस कहाँ रजिस्टर्ड होगा, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब यहाँ प्रोवाइडेड दैट में ज़रा ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये एक्सेप्शंस के रूप में आप मान सकते हैं कि वैसे तो प्रॉपर्टी का जो केस रजिस्टर्ड होगा वो वहाँ होगा जहाँ पर प्रॉपर्टी हो, और ये इतना बताया गया कि अगर इस समय कोई भी व्यक्ति जहाँ पर निवास करता हो, जैसे जुरिडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स, और कैरीज ऑन बिजनेस, जहाँ पर वो अपना बिजनेस कर रहा है, और पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहाँ पर वो पर्सनली वर्किंग कर रहा है, ऐसी इन सिचुएशन पर भी केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। कब? आप जरा इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रोवाइडेड दैट आर सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग, अगर सूट को किसी रिलीफ से रिलेटेड है और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट में, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily reside एंड कैरीज बिजनेस एंड पर्सनली वर्किंग फॉर गेन। लेकिन यहाँ पर कहा गया परंतु सो टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग, रिलीफ रेस्पेक्टिंग से रिलेटेड है या कंपनसेशन फॉर रॉन्ग के लिए है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, अगर वो पर्सनल ओबीडियंस पर चाहे तो ऐसी जगह केस रजिस्टर्ड कर सकता है जहाँ पर वो व्यक्ति निवास कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, और या फिर पर्सनली कोई वर्किंग कर रहा हो गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ परमिशन लेकर के वो डायरेक्ट केस रजिस्टर्ड कर सकता है। वैसे कहाँ होगा केस रजिस्टर्ड? जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन में। इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएट इन इंडिया, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का मतलब है वो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिया में सिचुएटेड है, केवल इसी से रिलेटेड बात करेंगे। सेक्शन 17 पर एक नज़र डालिएगा। विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए बात। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो कई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आती है तो वहाँ पर कहाँ केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है, तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए। जहाँ बात विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के लिए किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए है, वहाँ वह बाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, जरा समझिए, जहाँ बाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित है, तो पहली बात तो ये की गई कि यहाँ पे विभिन्न न्यायालयों की ज्यूरिडिक्शन में आना चाहिए कोई भी केस। ठीक है, फर्स्ट संपत्ति कैसी हो, स्थावर संपत्ति के संबंध में। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, या तो अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के लिए किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए बात की गई है। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये मान लीजिए और सेकंड पॉइंट हम ये मान लेते हैं। अनुतोष की ऐसी संपत्ति के लिए दोष के लिए प्रतिकर की बात की गई है, वहाँ वह बाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भी भाग स्थित है। तो किसी भी पार्ट की बात की गई, परंतु यह तब जबकि पूरा दावा उस वाद की विषय वस्तु के मूल्य की दृष्टि से ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो।
तो इसका मतलब क्या है कि उस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में वो आता हो कि वो उसकी सुनवाई कर सकता है। और कौन सी सुनवाई के लिए बात की गई है? पूरा दावा उस वाद की विषय वस्तु के मूल की दृष्टि से, विषय वस्तु के मूल की दृष्टि से कितना, जैसा कि अभी आपने वहाँ देखा हुआ था, के आधार पर कोर्ट डिसाइड होगा, तो विषय वस्तु के मूल की दृष्टि से ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय है। जिसकी ज्यूरिडिक्शन में आता हो वही कोर्ट इसकी सुनवाई कर पाएगा। सेक्शन 17 पर एक नज़र डालिए, फिर हम इसको क्लियर करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में भी। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अगर डिफरेंट कोर्ट्स में कोई भी प्रॉपर्टी आती है, उसकी ज्यूरिडिक्शन में आती है, तो कहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जाएगा? कहा गया कि वेयर अ सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी जगह सिचुएट है जो कई जगह की कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आ जाती है, द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो प्रॉपर्टी का कोई भी एक पोर्शन अगर किसी कोर्ट के हिस्से में आ रहा है तो वहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई कि प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। पर उस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आ जाना चाहिए कि कोर्ट उसको संज्ञान में ले सके और उसकी सुनवाई कर सके। अब इसमें थोड़ा सा ज़रा समझिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, कोई एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी इतने बड़े क्षेत्र में है, यहाँ देखें ये 2 किलोमीटर की रेंज, और यहाँ से अगर हम यहाँ देखें यहाँ तक पूरा, तो ये 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रेंज में है। मान लो 5 किलोमीटर की रेंज है, तो स्वाभाविक है ये कहीं ना कहीं ज्यूरिडिक्शन अगर चेंज होती है, तो ज्यूरिडिक्शन के लिए ज़रा देखें, कई कोर्ट में ये आ गया। जो इतना हिस्सा है, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो, ये पूरा आता है भिंड ज़िले में। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं। ये आ गया मुरैना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये यहाँ से जो ज्यूरिडिक्शन आप देख रहे हो, ये मुरैना, और ये आ गया ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, ठीक, और ये आ गया शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। मान लो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जो 4 हिस्से में बटी हुई है। 4 हिस्से मतलब प्रॉपर्टी एक ही है, और यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, सेकंड डिस्ट्रिक्ट और थर्ड और फोर्थ। तो 4 जिलों की सीमाओं में आता है। अब इससे संबंधित कोई भी विवाद आता है तो मैटर ये आता है कि केस कहाँ रजिस्टर्ड किया जाए। तो इसमें से कहा गया कि ये 4 कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन है, इनमें से अगर उसको सुविधा होती है तो यहाँ पर ये भिंड में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ग्वालियर में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, शिवपुरी में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं और मुरैना में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक कोर्ट में कहीं पर भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है, और उस कोर्ट में रजिस्टर्ड किया जा सकता है जिसमें इस जो प्रॉपर्टी ये थी ना, जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रॉपर्टी का था, इनमें से कोई भी हिस्सा, जैसे ये 4 हिस्सों में किया जाए तो इनके अलग अलग हिस्से के लिए कोर्ट में केस रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। भले ही ये अलग अलग ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट में है, लेकिन फिर भी एक ही कोर्ट इन सभी कर सकता है। बस केवल ये देखना पड़ेगा कि इस प्लॉट की जो पूरी कीमत है, जो इसमें आप देख रहे हैं, ये इस प्लॉट में ये जितनी भी इसकी कीमत है, ये इतनी, तो इस प्लॉट की कीमत के बराबर उस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन होनी चाहिए जहां पर ये केस लगाया जा सकता है। तो इसकी जितनी कीमत हो उसके आधार पर, जैसे हम अगर थोड़ी देर के लिए देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी केस सुन सकते हैं, एडी
कितनी भी कीमत का केस सुन सकते हैं फर्स्ट और सीजे सेकंड का। अगर इनकी कीमत उसकी जुरिडिक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो सीजे सेकंड और सीजे फर्स्ट केस को नहीं सुन पाएंगे, तो डायरेक्ट ये डीजे या एडीजे की कोर्ट में एडीजे की कोर्ट में लगाया जा सकता है। और अगर ये मैच प्रॉपर्टी इतनी कर रही है कि 10 करोड़ की संपत्ति का वो है, 10 करोड़ तक का, तो ये सीजे फर्स्ट यहाँ पर सुनवाई कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा किए तो ये केस वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो संज्ञान करने का मतलब ही इतना था। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? जल्दी से बताइए। यस सर। जहाँ पर दिक्कत हो, नहीं समझ में आया वहाँ बता दीजिएगा, है ना। सेक्शन 18 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। जहाँ न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहाँ बाद के संस्थित किए जाने का स्थान। अब ये बात करें कि अगर ज्यूरिडिक्शन ही अनिश्चित हो, फिक्स ना हो सीमाएं, तो फिर कहाँ किया जाएगा। तो देखो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं हम लोग। अब पढ़ें सेक्शन 18 का सब क्लोज जो फर्स्ट है उसको। जहाँ यह अभिकथन किया जाता है कि यह अनिश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों में से किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। कितने? दो या अधिक न्यायालयों की सीमाओं के जो उनकी ज्यूरिडिक्शन है उसके भीतर स्थित है। तो वहाँ उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभी अनिश्चितता के लिए आधार हैं, ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभिकथित अनिश्चितता के आधार हैं, उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा और तब उस संपत्ति से संबंधित किसी भी वाद को ग्रहण करने और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा। तो जहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया गया वहाँ उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय, अगर 4 जगह की सीमाओं में से कोई भी एक न्यायालय ऐसा कर सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी को हमने ऐसा मान ली ये प्रॉपर्टी है और 4 सीमाओं में या 2 सीमाओं में ये डिवाइडेड है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मान लीजिए स्थित है, ये सीमाएं हैं और प्रॉपर्टी ये है। ये यहाँ पर मान लेते हैं B4 भिंड, M4 मुरैना, G4 ग्वालियर, S4 शिवपुरी। ऐसे ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, भिंड, मुरैना, ग्वालियर एंड शिवपुरी। अब प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी ये रही, ये प्रॉपर्टी स्थित है। तो इनमें से किसी भी एक कोर्ट में रजिस्टर्ड किया जा सकता है, चाहे तो भिंड, चाहे मुरैना, चाहे ग्वालियर, चाहे शिवपुरी। लेकिन यहाँ क्या क्या कहा गया है, देखिए वहाँ उन न्यायालयों में से कोई भी न्यायालय जहाँ पर प्रॉपर्टी केस रजिस्टर्ड किया जाए। मान लीजिए आप भिंड की कोर्ट में केस रजिस्टर्ड करते हैं, तो भिंड का कोर्ट क्या करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभिकथित अनिश्चितता के लिए आधार है, अनिश्चित है, ये फिक्स नहीं है कि ज्यूरिडिक्शन कहाँ पर है, ये ग्वालियर की है या भिंड की है, ऐसी विवादित स्थिति में है। मान लीजिए ये जो लाइन है डिवाइडेशन की यहाँ से चली और ऐसे आ गई, तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं हो पा रहा कि भिंड जो प्रॉपर्टी है वो भिंड की उसमें आ रही है या फिर ग्वालियर की उसमें आ रही है। जब ऐसी फिक्स ना हो सिचुएशन, तो उस सिचुएशन के लिए क्या किया जाए। तो देखिए समझिए ज़रा, ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टी और यहाँ से जो डिवाइडेशन गया डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ से इतना गया और ऐसे निकल गया, ठीक। अब ये जो यहाँ है ये ग्वालियर की सीमाएं हो गई और ये कौन सी हो गई, भिंड की। थोड़ी देर के लिए समझिएगा। तो ये ग्वालियर, ये भिंड, 1 नंबर ग्वालियर, 2 नंबर पे भिंड। अब मान लीजिए केस भिंड में रजिस्टर्ड करना हो, तो क्या करेंगे, भिंड का कोर्ट क्या करेगा, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो भिंड का कोर्ट सबसे पहले उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा, अनिश्चितता के लिए आधार है, अनिश्चितता के लिए, और तब उस संपत्ति के संबंध से संबंधित किसी भी वाद को ग्रहण करने और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा। तो चाहे तो ग्वालियर में लगा लीजिए, चाहे तो भिंड में लगा लीजिए, पर कोर्ट ऐसा रखेगा कि कई कोर्ट की जो स्थानीय अधिकारिता है उसमें आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर भिंड में केस रजिस्टर्ड किया जा रहा है और उस बाद में उसकी डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है। तो कोर्ट उसे कैसे ट्रीट करेगा कि जैसे वो भिंड की ही सीमा में पूरी की पूरी संपत्ति आती है ग्वालियर में,
नहीं आती है, ऐसे ट्रीट करके वो आगे केस की सुनवाई करना शुरू कर देंगे। परंतु जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु यह तब जबकि वह वाद ऐसा है जिसके संबंध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति और मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस कोर्ट में केस रजिस्टर्ड किया गया है, क्या वो वाद मूल्य के आधार पर जो प्रॉपर्टी की कीमत है उसके आधार पर सुनवाई करने के लिए सक्षम है कि नहीं है। इस बात को वो कोर्ट जरूर ध्यान रखेगा जो कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। चलिए अब इसका सब क्लोज हम लोग सेकंड देखते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा सेकंड सब क्लोज पर। जहां कथन उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित नहीं किया गया है और किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के सामने यह आक्षेप किया जाता है कि ऐसी संपत्ति से संबंधित बाद में डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया था जिसकी वहाँ अधिकारिता नहीं थी। क्या थी? जिसकी अधिकारिता नहीं थी। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ कथन उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित नहीं किया गया है और किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के सामने यह आक्षेप किया जाता है कि ऐसी संपत्ति से संबंधित बाद में डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया जिसकी अधिकारिता नहीं थी। मान लीजिए किसी कोर्ट में ऐसा ऑब्जेक्शन किया जाए कि उपधारा 1 के अनुसार ऐसा कथन नहीं किया गया था और उसके लिए कोई अपील की जाए, कोई पुनरीक्षण किया जाए और उसके सामने ये ऑब्जेक्शन लगाया जाए कि जिस कोर्ट ने ये डिक्री दी है, जिस कोर्ट ने ये आदेश दिया है उसको अधिकारिता ही नहीं थी, तो वहाँ संपत्ति स्थित है। वहाँ अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस आक्षेप को तब तक अनज्ञात नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय ना हो कि बाद के संस्तुत किए जाने के समय उसके संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई उपयुक्त आधार नहीं था, उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता हुई है। तो जो जहाँ पर अपील की जाए, मान लो कोई भी व्यक्ति ऐसा ऑब्जेक्शन उठाता है किसी अपील में जा करके या पुनरीक्षण करवाता न्यायालय के द्वारा कि वहाँ पर अधिकारिता ही नहीं है, तो वो जो पुनरीक्षण वाला जो न्यायालय है वो तुरंत उसे परमिशन नहीं देगा। पहले वो उसकी जांच करेगा, देखेगा कि क्या वास्तविक में जब इस कोर्ट के द्वारा डिक्री या आदेश किया गया तो उसे वास्तविक में परमिशन थी कि नहीं थी, क्या उसके पास ज्यूरिडिक्शन थी कि नहीं थी। अगर उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं थी तब उसको यहाँ मान लिया जाएगा कि न्याय की निष्फलता हुई है। अदरवाइज अगर उसको कहीं पर भी ज्यूरिडिक्शन का दिखता है कि ज्यूरिडिक्शन थी उस कोर्ट को, तो बिल्कुल भी अनुज्ञात नहीं करेगा। चलिए, अनुज्ञात का मतलब है कि उसे परमिशन नहीं देगा। सेक्शन 18 पर जरा इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। Institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain, जहाँ पर लिमिट्स अनसर्टेन हो वहाँ पर कहाँ केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। सब क्लोज ऑफ फर्स्ट पढ़ रहा है, सेक्शन 18 का सब क्लोज फर्स्ट। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, where it is within the local limits of the jurisdiction of which सर वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो सर। indemnity to that property and its decree सर रिपीट। in the suit shall have the same effect। क्या बोल रहे हैं आदित्य जी? सर रिपीट कर दीजिए, वॉइस ब्रेक हो गई थी, आई नहीं थी, बिल्कुल चली गई थी। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रुकिएगा एक। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया हो, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। एक सेकंड बस लाइन पर रहिए। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए, अभी सही है क्या? वॉइस आ रही है?
देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट where local limits of jurisdiction of courts are uncertain, जहाँ पर कोर्ट्स की जो लिमिट्स हो वो अनसर्टेन हो। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 18 का सब क्लोज फर्स्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। वेयर इज alleged to be uncertain the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situated। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, वेयर इज alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situated। जहाँ पर कोई भी immovable property situate है दो या दो से अधिक कोर्टों के बीच में, तो वहाँ पर क्या होगा, any one of those courts may satisfy that there is ground for alleged uncertainty। अगर कोई भी कोर्ट जहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए कि कोई भी ऐसा ग्राउंड है कि जहाँ अनसर्टेनिटी है वो वास्तव में है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट एंड देयर प्रोसीड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब रिटन में लिखेंगे, और उसके बाद केस को प्रोसीड करेंगे। तो ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया, रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू द अफेक्ट एंड देयर अपॉन प्रोसीड। कौन सा अफेक्ट, एलेक्ट अनसर्टेनिटी। इससे जो ग्राउंड्स हैं उस ग्राउंड्स के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं उनको रिटन स्टेटमेंट पर लेंगे। टू एंटरटेन एंड डिस्पोज, उस केस को या तो एंटरटेन करेंगे या डिस्पोज कर देंगे, ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। And its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction। तो क्या कहा गया, and its decree, उसकी जो डिक्री है, in the suit shall have the same effect, same effect रखेगी, कैसे, as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction। अब कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी डिक्री दी जाती है या कोई भी डिसीजन दिया जाता है, वो डिसीजन कैसे अफेक्ट प्रभाव में रखेगा, जैसे कि उसकी ही उस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में ही वो प्रॉपर्टी स्थित हो। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोवाइडेड दैट में क्या लिखा हुआ है, द सूट इज वन विद रेस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट एज रिगार्ड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, the suit is one respect to which the court is competent as regard the nature or value of the suit to exercise jurisdiction। तो nature of value जरा ध्यान दीजिएगा, the court is competent as regard the nature and value of the suit to exercise jurisdiction। तो कोर्ट इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि उसको जो वैल्यू है, नेचर एंड वैल्यू जो है, क्या उसके आधार पर उसको जुरिडिक्शन है, क्या वो कर सकता है। अगर कर सकता है तो बिल्कुल आगे यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सब क्लोज 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा, जो आप देख रहे हैं, वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट। अगर मान लीजिए किसी कोर्ट ने कोई भी स्टेटमेंट इस बात का रिकॉर्ड नहीं किया है, एलेक्ड ज्यूरिडिक्शन, एलेक्ड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, जैसे कि सब सेक्शन फर्स्ट में डिफाइन किया गया था, ये कौन सा, ग्राउंड्स फॉर द एलेक्ड अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट अफेक्ट एंड देयर अपॉन प्रोसीड। तो कोर्ट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड उसके ग्राउंड्स लिखने चाहिए, इसके बाद वो आगे सुनवाई कर सकते हैं। मान लो अगर ये किसी कोर्ट ने नहीं किया, इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, तो सब क्लोज 2 में देखिए जरा ध्यान दीजिए, वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट, ये जो था यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया गया। आफ्टर दैट
एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन अपील और रिवीजन कोर्ट। और इसका ऑब्जेक्शन किया गया कहाँ पर, अपीलेट कोर्ट में और रिवीजन कोर्ट में। तो क्या होगा, दैट अ डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी वाज मेड by a court not having jurisdiction where the property is situated। तो अब क्या किया गया, revision court that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situated। जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पर जिस कोर्ट ने ये डिक्री और ऑर्डर पास किया है वो क्या है, उनको जुरिडिक्शन ही नहीं है। इस बात के लिए अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट में ऑब्जेक्शन लगाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्शन लगाया गया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखें अभी यहाँ पर अब अपीलेट कोर्ट क्या करेगा, द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन अनलेस इन इट्स ओपिनियन देयर वाज। जहाँ तक उसका ये ओपिनियन ना हो, ना तो अपीलेट कोर्ट ना रिवीजन कोर्ट, इन दोनों में से कोई भी क्या नहीं करेगा, शैल नॉट अलाउड, वो उसको शैल नॉट अलाउड नहीं करेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। जब तक उसका ये ओपिनियन ना हो कि एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जब केस को वहाँ इंस्टीट्यूट किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी, कोई भी ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं थे अनसर्टेनिटी के, एज टू द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन, कि वहाँ पर कोर्ट को जुरिडिक्शन थी, with respect thereto, and there has been a consequent failure of justice। क्या जुरिडिक्शन के आधार पर जस्टिस फेल्योर हुआ है? अगर इसके कोई भी ग्राउंड्स नहीं है तो कोई भी अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट जो है वो उनको अलाउ नहीं करेंगे इस ऑब्जेक्शन को, क्योंकि जब केस रजिस्टर्ड किया गया था क्या वास्तव में उस कोर्ट को सुनवाई किया जुरिडिक्शन था या नहीं। अगर उस पर जुरिडिक्शन था तो फिर बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, उस ऑप्शन को ऑब्जेक्शन को सस्टेन नहीं किया जा सकता। चलिए सेक्शन, अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। जैसे कि अगर कहीं पर भी कोई भी कोर्ट था, जैसे कि पहले आपने देखा प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कहीं पर भी ऐसा विवाद है, जैसे मान लीजिए इसी प्रॉपर्टी को हम ले लेते हैं, ये प्रॉपर्टी है किसी की भी, और इसमें जो ज्यूरिडिक्शन का जो डिवाइडेशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ये इतना जो पार्ट है ये कहाँ चला जाए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को, बाकी के जो इतना हिस्सा है, फिर दूसरा जो डिवाइडेशन हो रहा है ये यहाँ से सीमा चलती हुई आती है, इस टाइप के ऐसी चली जाती है। ये मान लीजिए शिवपुरी की सीमा हो जाए और ये सीमा भिंड के लिए हो जाए, और या मान लीजिए यहाँ से कोई भी और ऐसी एक आध निकले जो इस टाइप से जुड़ती हो, ये इतना पार्ट मुरैना के लिए हो जाए ऐसे। तो कहाँ पर केस रजिस्टर्ड होगा, इनमें से कहीं पर भी हो सकता है, चाहो तो ग्वालियर, चाहो शिवपुरी, चाहो भिंड, किसी में से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ के कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा सब सेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और बाय द वे अगर स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है तो भी कोई भी अपीलेट कोर्ट बात को या फिर रिविजनल कोर्ट इस बात को अलाउ नहीं करेगा कि उस कोर्ट को जुरिडिक्शन थी या नहीं थी, जहाँ पर निश्चित ना हो, सीमाएं अनिश्चित हो, उस सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है। सेक्शन 19 पर एक नज़र डालिए। इतना क्लियर हुआ गाइस क्या? यस सर। हेलो, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 19 पर हम एक नज़र डालते हैं। शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए बाद, कोई शरीर हो, जंगम संपत्ति हो और इसके प्रति किए गए कोई भी ऐसे दोष हों, उनके लिए प्रतिकर की बात करने के लिए कोई केस रजिस्टर्ड किया गया हो तो कैसे केस रजिस्टर्ड होगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले हम इसके इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, तो आसानी से क्लियर समझ में आएगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा।
दिल्ली में निवास करने वाला का कलकत्ते में खा को पीटता है। दिल्ली में निवास करने वाला का नाम का व्यक्ति खा को पीटता है। खा कलकत्ते में या दिल्ली में का पर बाद ला सकेगा। तो जो खा नाम का व्यक्ति है वो कहाँ पर बाद ला सकता है, या तो वो कलकत्ते में ला सकता है या फिर दिल्ली में ला सकता है। खा नंबर का इलस्ट्रेशन पर नज़र डालिए। का खा की मानहानि करने वाले कथन दिल्ली में निवास करने वाला का कलकत्ते में प्रकाशित करता है। ये खा नाम का जो व्यक्ति है इसकी मानहानि करने वाले जो कथन है, ऐसे कथन कुछ भी बोलता है जिससे मानहानि हो सकती है। दिल्ली में निवास करने वाला जो का नाम का जो व्यक्ति है वो कलकत्ते में प्रकाशित करता है। खा कलकत्ते में या फिर दिल्ली में का पर बाद ला सकेगा। तो खा देखो कहाँ रहता है, जो कि कहाँ केस लगा सकता है, ये दिल्ली में और या फिर कलकत्ते में से दोनों में से किसी भी जगह ये केस रजिस्टर कर सकता है, या तो जहाँ पर घटना घटी हो और या फिर जहाँ पर वो व्यक्ति निवास करता हो वहाँ पर ऐसे किया जा सकता है। सेक्शन 19 पर एक नज़र डालिए। शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए बाद, तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ बाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए है, वहाँ यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ बाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए किसी दोष के प्रति हैं, दोष के लिए प्रतिकर के लिए लगाया गया है, कंपनसेशन के लिए कोई केस रजिस्टर किया जा रहा है, और वहाँ यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में निवास करता है या कारोबार करता है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रतिवादी है वो कहाँ कहाँ कर रहा है, या तो किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, या वहाँ पर कारोबार करता है, या फिर अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। ये तीन कंडीशन आपने पहले भी पढ़ी हैं। तो वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। तो कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जहाँ पर वो निवास कर रहा है उनकी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जहाँ कारोबार कर रहा है वहाँ, या जहाँ स्वयं अभिलाभ के लिए कार्य कर रहा है। इनमें से फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन में से कहीं पर भी केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ये तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा, हर जगह ये आपको सीपीसी में काम आएंगे कि केस कहाँ रजिस्टर्ड किया जा सकता है। इन तीनों सिचुएशन में जिस कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता में निवास कर रहा है वहाँ, या जहाँ कारोबार कर रहा है, या जहाँ पर अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, यानी प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी कार्य करता है, उनमें से किसी भी जगह पर ये केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। सेक्शन 19 को इंग्लिश में भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और movables, where a suit is for compensation for wrong done to the person और टू मूवेबल प्रॉपर्टी। जब ऐसा केस रजिस्टर्ड किया जा रहा है किसके लिए, जो कि कंपनसेशन के लिए केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। कहाँ पर ऐसे रॉन्ग किया गया हो जो कि या तो किसी व्यक्ति के विषय में हो या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, इमूवेबल नहीं लिखा है यहाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या पर्सन से रिलेटेड, क्या किया गया हो, कोई भी रॉन्ग डन किया गया, कुछ भी ऐसा गलत किया गया हो और उसके कंपनसेशन के लिए केस रजिस्टर्ड किया गया हो। इफ़ द रॉन्ग वॉज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या तो वहाँ डन किया गया हो जो कोर्ट है उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर हो, एंड द डिफेंडेंट रिसाइड, और वहाँ पर डिफेंडेंट रह रहा हो, कैरीज ऑन बिजनेस, या जहाँ पर बिजनेस कर रहा हो, या पर्सनली वर्क्स फॉर गैन, या पर्सनली वर्क्स फॉर गैन हो विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन अनदर कोर्ट, और या फिर भले ही वो कहाँ रह रहा हो, लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द अनदर कोर्ट, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ इन आइदर ऑफ द सेड कोर्ट्स। तो कहाँ पर हो सकता है, प्लेंटिफ जो है
उसके आधार पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। कौन कौन सी सिचुएशन में, देख लीजिए ज़रा ध्यान दीजिए। पहले केस कौन सा होना चाहिए? कंपनसेशन से रिलेटेड, कुछ भी गलत किया हो, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो कहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है? इफ़ द रॉन्ग वॉज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ वन कोर्ट एंड डिफेंडेंट रिसाइड, जहाँ पर डिफेंडेंट रह रहा है उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में किया जा सकता है। या फिर कैरीज ऑन बिजनेस, जहाँ पर बिजनेस कर रहा हो, या फिर पर्सनली वर्किंग फॉर गैन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, या भले ही वो दूसरे कोर्ट की जुरिडिक्शन में रह रहा हो, तो ये क्या होगा? द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ इन आइदर ऑफ द सेड कोर्ट्स। तो प्लेंटिफ के इच्छा के आधार पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा इलस्ट्रेशन पर, जैसे कि ए रिसाइडिंग इन दिल्ली, ये कहाँ रहता है? दिल्ली में। बीट्स बी इन कलकत्ता, और किसको पीट रहा है? बी को। बी में स्यू ए आइदर इन द कलकत्ता और इन दिल्ली, तो बी कहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है? कलकत्ता में या फिर दिल्ली में, कहीं पर भी वो केस रजिस्टर्ड कर सकता है। बी पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली, ए नाम का जो व्यक्ति कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। पब्लिश इन कलकत्ता स्टेटमेंट डेफामेटरी ऑफ बी, बी के डेफामेटरी जो स्टेटमेंट है उसको वो पब्लिश कहाँ करता है? कलकत्ता में। और यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, बी में स्यू ए आइदर इन कलकत्ता और इन दिल्ली, तो बी कहाँ पर लगा सकता है? या तो वो कलकत्ता में लगा सकता है, या फिर वो जहाँ पर रेजिडेंस है वो वहाँ पर दिल्ली में भी लगा सकता है। दोनों में से किसी भी जगह वो केस रजिस्टर कर सकता है। सेक्शन 20 की तरफ हम एक बार नज़र डालते हैं जल्दी से, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 20, अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है। अन्य वाद कहाँ संस्थित किए जा सकेंगे? जहाँ प्रतिवादी निवास करता हो या वाद हेतु उत्पन्न हुआ हो। दोनों में से किसी भी जगह जो अन्य केस हैं वो रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। तो दो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए, इनमें से किसी में भी किया जा सकता है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो ऊपर हमने परिसीमाएँ पढ़ी हैं, लिमिटेशंस पढ़े हैं और जो रेस्ट्रिक्शंस पढ़े हैं, उनके अधीन रहते हुए हर वाद में न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। हर वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसकी स्थानीय अधिकारता हैं वो कौन सी यहाँ सीमाओं के भीतर हो? नंबर का प्रतिवादी, या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं। तो प्रतिवादी या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहाँ प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता हो। तो जब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर से इसको एक बार रिपीट करूँ। का जो यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन 20 का जो का है, यहाँ पर देखिए, प्रतिवादी या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं, अगर प्रतिवादियों की संख्या अधिक है, जैसे मान लीजिए एक प्रतिवादी और उसके साथ 2, 3, 4 ऐसे और लोग जुड़ गए हैं, और इस सिचुएशन में वहाँ प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय जब केस स्टार्ट हुआ है उस ड्यूरेशन में स्वेच्छा से निवास करता हो। कैसे? स्वेच्छा से, या कारोबार करता हो, या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता हो। तो इन तीनों में से कुछ भी, या तो निवास करता हो, कारोबार करता हो, स्वयं के लिए, तो वहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। देखिए और ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है। अब क्या कहा गया कि जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हों, वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी, मान लो 4 या 5 प्रतिवादी हैं, इनमें से मान लीजिए 1 नंबर का एक प्रतिवादी है, वो वहाँ रहता है और जब केस स्टार्ट हुआ है, और कैसे रह रहा हो? स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है, या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट निवास करता हो, दूसरा कारोबार करता हो, तीसरा अभिलाभ के लिए, परंतु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या तो न्यायालय की इजाज़त दे दी गई हो,
या जो प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप में निवास नहीं करते हैं या कारोबार नहीं करते हैं, अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते हैं, वे ऐसे संस्थित किए जाने के लिए उपमत हो गए हैं, अथवा बाद हेतु पूर्णता या भागता पैदा होता है। तो बाद का जो कॉज ऑफ एक्शन है या तो पूरा या उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर रजिस्टर्ड किया हुआ हो तो वहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब जरा स्पष्टीकरण में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में के अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे बात हेतु की बाबत जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ है जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है और ऐसे स्थान में वो कारोबार करता है। तो निगम के बारे में बात की गई तो भारत के प्रधान कार्यालय की बात कर रहे हैं कि भारत में ये होना चाहिए। अब यहाँ पे ज़रा इलस्ट्रेशन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। दृष्टांत में का कलकत्ते में एक व्यापारी है। कहाँ पर व्यापारी है? कलकत्ते में। खा दिल्ली में कारोबार करता है। खा कलकत्ते के अपने अभिकर्ता के द्वारा का से माल खरीदता है। ध्यान देना, का नाम का व्यक्ति कलकत्ते में निवास करता है, खा नाम का व्यक्ति दिल्ली में करता है। खा कलकत्ते के अपने अभिकर्ता के द्वारा का से माल खरीदता है और ईस्ट इंडियन रेल कंपनी को उनका प्रदान करने को का से प्रार्थना करता है। का तदनुसार माल का प्रदान कलकत्ते में करता है। का माल की कीमत के लिए खा के विरुद्ध बाद या तो कलकत्ते में जहां बाद हेतु पैदा हुआ है या फिर दिल्ली में जहां खा कारोबार करता है ला सकेगा। तो दोनों में से कहाँ केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है? तो देखिए, कहा गया कि खा के विरुद्ध बाद या तो कलकत्ते में, क्योंकि वहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ था, या फिर दिल्ली में जहाँ खा कारोबार करता है। दोनों में से किसी भी जगह केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। खा पर जरा एक नज़र डालिएगा। खा नंबर का जो रजिस्ट्रेशन है, का शिमला में और खा कलकत्ते में और गा दिल्ली में निवास करते हैं। तो ध्यान देना है, का नाम का व्यक्ति शिमला में रहता है, खा कलकत्ते में रहता है, गा दिल्ली में रहता है। का, खा और गा एक साथ बनारस में है। तो तीनों ये कहाँ पर हैं? बनारस नाम की जगह है जहाँ पर ये हैं। रहती है अलग अलग है लेकिन बनारस में है। जहाँ खा और गा मांग पर दे एक संयुक्त वचन पत्र तैयार करके उसे का को प्रदत्त कर देते हैं। अब ये देखो, खा क्या कह रहे हैं? खा और गा दोनों मिलकर के एक वचन पत्र बनाते हैं और का नाम के व्यक्ति को दे देते हैं। अब खा और गा पर का बनारस में बाद ला सकेगा। तो यहाँ पे कौन ला सकता है? बनारस में कौन बाद ला सकता है? का, जहाँ बाद हेतु पैदा हुए। अब वह उन पर कलकत्ते में भी जहाँ खा निवास करता है या दिल्ली में भी जहाँ गा निवास करता है बाद ला सकेगा। तो ये का के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बनारस में केस लगाए या फिर उनको जो कलकत्ते में का ये खा रहता था वहाँ लगाए या फिर दिल्ली में जहाँ पर ये गा नाम का व्यक्ति रहता है वहाँ लगाए। इनमें से वो कहीं पर भी लगा सकता है। किंतु इन अवस्थाओं में से हर एक में यदि अनिवासी प्रतिवादी आक्षेप करे तो बाद न्यायालय की इजाज़त के बिना नहीं चल सकता। पर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन कोई उठाता है, जो प्रतिवादी अगर उनमें से कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो यहाँ पर न्यायालय की इजाज़त लेनी होती है। तो जब केस फाइल होता है तो यहाँ पर परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा दी जाती है, जहाँ पर न्यायालय ये देख लेता है कि वास्तव में क्या इस कैटेगरी में आ रहा है। अगर इस कैटेगरी में आ रहा है तो यहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो ये ज्यूरिडिक्शन के आपके सेक्शन 20 तक थे। अब 21 से लेकर के 25 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से मुझे बताइए। आदित्य जी, कुछ पूछना है? क्लियर हो रहा थोड़ा बहुत कि नहीं? ऐसा क्लियर है सर। ठीक है, चलिए गाइस, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय।